नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नाग नदी पुनर्जीवन प्रकल्प के संदर्भ में अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में गडकरी के नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प को गति देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि नागपुर में नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प का काम 1927 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है, जिसका सहयोग से काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका। ईडी निदेशक का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ना अवैध। 31 जुलाई तक पद पर रहेंगे ईडी निदेशक। 31 जुलाई तक पद पर रहेंगे ईडी निदेशक का। तो ईडी निदेशक का तीसरा कार्यकाल नवंबर में खत्म होना था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार नए ईडी निदेशक की नियुक्ति कर सकती है। 15 दिन में निदेशक की नियुक्ति कर सकती है सरकार। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला रास्त नहीं आया, जिसमें अदालत ने सेशन कोर्ट में विचाराधीन सारे केसों को अपने पास ट्रांसफर करने का आदेश सुनाया था। तो वही ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की है और कोर्ट से गुहार लगाई है कि हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट का फैसला तथ्यों और कानून के आधार पर सही नहीं है। आपको बताते चले कि हिंदू पक्ष ने इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल कर चुका है। आर्टिकल 370 पर अब 2 अगस्त को होगी सुनवाई। 2 अगस्त से हर रोज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया था। फैसले से जुड़ी 20 से ज्यादा याचिकाएं लंबित। तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। 27 जुलाई तक मुद्दों का संकलन जमा करवा दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा जवाब। केंद्र सरकार ने एक बार फिर मांगा सुप्रीम कोर्ट से समय। सुप्रीम कोर्ट में अब 31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का जवाब मांगा केंद्र सरकार ने। एक बार फिर मांगा सुप्रीम कोर्ट से समय। तो सुप्रीम कोर्ट में अब 31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट से तो केंद्र सरकार ने एक बार फिर मांगा सुप्रीम कोर्ट से समय। मुख्तार अंसारी की याचिका पर 18 जुलाई को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 18 जुलाई को याचिका पर करेगा सुनवाई। जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने सुनवाई तारीख तय की। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी अंतरिम रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई गई अंतरिम रोक। तो जेलर को धमकाने के केस में हाई कोर्ट ने सुनाई थी सजा। तो मुख्तार अंसारी को मामले में सुनाई थी 7 साल की सजा। तो हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। तो मुख्तार मामले पर 18 जुलाई को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 18 जुलाई को याचिका पर अगली सुनवाई करेगा। जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने सुनवाई तारीख तय की है। तो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी अंतरिम रोक। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई गई थी।
और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, मुख्तार मामले में 18 जुलाई को सुनवाई होनी है, क्या कुछ रहेगा इस सुनवाई के दौरान? देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करें तो मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं 18 जुलाई को एक मामला है सुप्रीम कोर्ट में चूंकि चल रहा है, इसको लेकर सुनवाई होगी। और अगर हम बात करें तो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया था। और पूरा मामला आपको बताएं कि मुख्तार अंसारी को साल 2003 में किलर को धमकाने और रिवाल्वर दिखाने के मामले में कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा सुनाई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था और मुख्तार अंसारी की ओर से पूरी तरीके से इस मामले में पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा जा रहा था। और ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो मुख्तार अंसारी को इस मामले में करीब 7 साल की सजा सुनाई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। और उसके बाद इस फैसले को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी द्वारा चुनौती दी गई है। तो निश्चित रूप से अब 18 जुलाई को देखना होगा कि मुख्तार अंसारी मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जस्टिस BR गवई की बेंच इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं अगली सुनवाई में सुनने जा रही है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। सभी 13 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। तो संवेदनशील क्षेत्रों में SDRF और NDRF तैनात है। सभी DM को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो सभी 13 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात करके उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से हुए नुकसान के बारे में जाना है। इसके साथ ही बारिश से हुए किसानों की फसलों को हुए नुकसान के बारे में भी जाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की है और साथ में उन्होंने 4 धाम यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, किसानों को हो रहे नुकसान सभी के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की है और हर संभव उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से सहायता का आश्वासन दिया है। खबर बिहार के आरा से है, जहां पर शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में NCCA प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन हुआ है। प्रमाण पत्र वितरण समारोह का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंधन निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र और प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह दीप प्रज्वलित करके किया है। इस दौरान विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि NCC का मूल मंत्र अनुशासन और एकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि विद्यालय में NCC के स्थापना का यह 4था वर्ष है। इन 4 वर्षों में ही हमारे कई कैडेट सेना में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी अपने आचरण और व्यवहार से जो बिहार को संदेश दे रहे हैं उससे विधायिका कलंकित है और अपमानित हो रही है। अगर आपने थोड़ी भी नैतिकता बची है तो सत्ता सुख को लोलुपता को छोड़ अपने पद से इस्तीफा दे दे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष ने विजय सिन्हा आरजेडी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरजेडी का पूरा कुनबा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की योजना में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपमान कर रहा है। आरजेडी के लोग रोज मीडिया, सोशल मीडिया और वक्तव्यों के जरिए मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। आरजेडी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में जल्दी है। आरजेडी और जेडीयू के बीच सरकार बनने के समय पिछले साल क्या समझौता हुआ था, इसका खुलासा उन्हें करना चाहिए। इसके आपसी विवाद में राज्य का विकास काम ठप हो रहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्य सचिवालय परिसर में मौलसी पौध का रोपण कर राज्य स्तरीय वन महोत्सव का उद्घाटन किया है। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने सिंचाई भवन के नवनिर्मित बेसमेंट पार्किंग का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद बिहार का हरित आवरण क्षेत्र 9% की रह गया है। वहीं हरित आवरण क्षेत्र बढ़ाने के लिए साल 2012 से हम लोगों ने पौधारोपण करना शुरू किया है। उसके बाद साल 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कराकर हम लोगों ने इसको और आगे बढ़ाया है। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार के कटिहार जिले में सावन की पहली सोमवारी पर बड़ा हादसा हुआ, जहां गंगा स्नान के दौरान डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोगों को स्थानीय मोहल्लों और लोगों ने बचा लिया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी श्रद्धालु कोढ़ा प्रखंड के खेरियाम के रहने वाले हैं। सावन की पहली सोमवारी में के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के साथ ये लोग भी पूजा करने पहुंचे थे और इसी बीच नहाते ये गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोग हिम्मत दिखाते हुए गंगा नदी में कूद गए और 2 लोगों को सकुशल बचा लिया गया, लेकिन 4 लोगों की मौत हो गई है। करीब आधा घंटे बाद बाकी 4 लोग निकाले गए, जब तक कि उनकी स्थिति नाजुक हो चुकी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बिहार के मधुबनी पंचायत में छातापुर सीओ उपेंद्र कुमार, मनरेगा पीओ कौशल राय और मुखिया सीतानंद झा ने संयुक्त रूप से कचरा प्रबंधन इकाई का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान मनरेगा के पीटीए उमेश प्रसाद, वार्ड सदस्य समेत स्वच्छता कर्मी में भी मौजूद रहे। स्थलीय जायजा लेने के बाद विधि व्यवस्था से खुश होकर पंचायत को मुखिया को प्रोत्साहित किया, साथ ही स्वच्छता कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मौके पर सीओ और पीओ के स्वच्छता कर्मियों और उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूपीओ के संचालन से पंचायत से कचरा उठवाने से स्वच्छ वातावरण बनेगा, जिसमें पंचायत भी स्वच्छ रहेगा और उससे अन्य कई बीमारियों आए से भी बचाव होगा। बिहार के मोतिहारी में नियोजित शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। बिहार विधानसभा से 500 मीटर दूर गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर सरकार के नहीं चाहते हुए भी अभूतपूर्व भीड़ जुट चुकी है। हंगामे की आशंका से गृह विभाग के हाथ पांव फूल चुके। पटना को एक तरह से नजरबंद कर देने के बावजूद यह भीड़ गर्दनी बाग पहुंच चुकी थी और लगातार बढ़ती ही जा रही है। हर तरफ से इन्हें विधानसभा की ओर जाने से रोकने की तैयारी है, लेकिन भीड़ करो या मरो के अंदाज में है। नई शिक्षा नियमावली में सुधार की मांग को लेकर कई शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हैं। वह बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यहां करीब 1000 से अधिक अभ्यर्थी मौजूद दिखे। अभ्यर्थी विधानसभा घेराव की तैयारी में है। हालांकि पटना प्रशासन के चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। शिक्षक अभ्यर्थी विधानसभा घेराव की तैयारी में है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार से कहा है कि नियोजित शिक्षकों का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। दिल्ली में होने वाली जीएसटी की मीटिंग पर आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सरकार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज फिर एक काला कानून लेके आ रहे हैं। जीएसटी कानून में ईडी को शामिल कर रहे हैं। हम सब छोटे छोटे दुकानदार जो टैक्स भरते हैं, जीएसटी देते हैं, कई बार अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। हो सकता है कुछ परसेंटेज जानबूझ के भी गलती करते हैं। अब जो भी
ईडी को जीएसटी में जुड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, वहीं पे ईडी के कानून के तहत उसको अंदर कर दिया जाएगा और जमानत नहीं है। भारत हरियाणा में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से अधिकांश जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सरकार लगातार तैयारियां कर रही है। हालांकि सरकार की तैयारियों को विपक्षी नेताओं ने नाकाफी बताते हुए घेरना शुरू कर दिया है। विपक्षी दल के नेताओं ने आरोप लगाया है कि हरियाणा इस समय मुसीबत में है और सरकार घर बैठी हुई है। जलभराव की समस्या पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ठांडा ने चिंता जताई है। नीलोखेड़ी के सग्गा गांव पहुंचे आप नेता अनुराग ठांडा ने कहा है कि सरकार को वक्त रहते तैयारी करनी चाहिए। अब भी समय है, सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए, घर बैठकर काम नहीं होगा। उन्होंने अंबाला समेत तमाम उन इलाकों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है जहां हालात बेकाबू है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गुरुग्राम तालाब में तब्दील हो गया है, जबकि सरकार मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने में ही व्यस्त रही। नहीं, इमीडिएट आपदा प्रबंधन का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है और इमीडिएट हेल्प जिला प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए थी। मैंने वही कहा कि जब प्रदेश के हर अखबार में ये खबर छपी हुई है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि पता नहीं चला होगा। तो जिला प्रशासन से होकर ही हर सूचना गुजरती है। तो मुझे लगता है कि ये नकारापन है सरकार का, प्रशासन का, कि वो अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं, परिवार से मिले नहीं, उनकी समस्या को समझ करके उनकी मदद के लिए आगे आए नहीं। सरकारें होती इसलिए हैं कि लोगों की मदद कर सकें, और अगर मदद नहीं कर सकें तो फिर ऐसे सरकार का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए मैं विनती करता हूं, मुख्यमंत्री जी से भी मैं हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं इनकी तरफ से कि ये गरीब परिवार है और इनकी हर संभव मदद सरकार को करनी चाहिए। सरकार को सामने आकर के न सिर्फ मुआवजा। गाजियाबाद में आईटी की बड़ी रेड, इनकम टैक्स विभाग की गाजियाबाद में ये बड़ी रेड। तो प्रोग्रेसिव टूल्स बनाने वाली कंपनी पर ये छापेमारी हुई है। कंपनी के 3 फैक्ट्रियों पर एक साथ सुबह से रेड जारी है। फैक्ट्री के मालिक परमजीत गांधी के आवास पर भी रेड है। टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी लगातार जारी है। तो गाजियाबाद में आईटी की ये बड़ी रेड देखने को मिल रही है। तो टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी लगातार जारी है। सुबह से ही ये छापेमारी देखने को मिल रही है। इनकम टैक्स विभाग गाजियाबाद में ये बड़ी रेड देखने को मिल रही है। प्रोग्रेसिव टूल्स बनाने वाली कंपनी पर ये छापेमारी, कंपनी की 3 फैक्ट्रियों पर एक साथ सुबह से ही रेड जारी है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि फैक्ट्री के मालिक परमजीत गांधी के आवास पर भी रेड है। तो आईटी की टीम इस वक्त मौजूद है। टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी देखने को मिल रही है। इनकम टैक्स विभाग की गाजियाबाद में ये बड़ी रेड, सुबह से ही ये रेड लगातार जारी है। प्रोग्रेसिव टूल्स बनाने वाली कंपनी बताई जा रही है जहां पर आईटी की छापेमारी इस वक्त चल रही है। कंपनी की 3 फैक्ट्रियों पर एक साथ छापेमारी। इसके साथ ही फैक्ट्री के मालिक परमजीत गांधी के आवास पर भी आईटी की टीम मौजूद है जो लगातार छापेमारी कर रही है। तो इनकम टैक्स विभाग का ये बड़ा छापेमारी गाजियाबाद में देखने को मिल रही है। प्रोग्रेसिव टूल्स बनाने वाली कंपनी पर ये छापेमारी, जहां आय से अधिक संपत्ति। तो कंपनी की 3 फैक्ट्रियों पर एक साथ रेड। तो फैक्ट्री के मालिक परमजीत गांधी के आवास पर भी रेड। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।